नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए दोबारा एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, एक सेक्स वर्कर का नज़रिया। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं इधर लोगों को खुशियाँ बाँटने का काम करती हूँ। वो मुझसे अपनी खुशियाँ लेने आते हैं। मेरे साथ हम बिस्तर होना तो उसका बस एक ज़रिया है। मैं किसी को खुशियाँ बाँटने का काम करती हूँ। अब आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शब्द हैं एक पेशेवर वेश्या के, एक धंधे वाली के। जी हाँ, हम सब अक्सर जिस्म-फरोशी करने वाली औरतों को इसी नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। लेकिन एक ऐसी ही धंधे वाली ने बड़ी ही बेबाकी से मुझे अपने काम के बारे में बताया, और न सिर्फ बताया बल्कि अपने काम को एक नए अंदाज में उसने मेरे सामने पेश किया। जहाँ अपने काम के लिए अगर उसको फ़क्र नहीं था तो वो कोई गिला भी नहीं था, बल्कि बड़ी सहजता से उसने अपने आप को लोगों को खुशियाँ बाँटने वाला एक ज़रिया बताया। वेश्यावृत्ति और वेश्याओं की स्थिति पर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के सिलसिले में मुझे हाल ही में एक बड़े शहर के रेड लाइट एरिया में जाने का मौका मिला। जैसा कि अमूमन होता है, हम ऐसी औरतों को या तो नफ़रत की नज़र से देखते हैं या फिर बेचारगी के तराजू तोलते हैं। यहाँ भी शुरू में हालात कुछ ऐसे ही थे। ज़्यादातर औरतें अपने हालात और इस धंधे में होने वाली तमाम मुश्किलों के बारे में बयान कर रही थीं। हम सब जानते ही हैं, जब से स्क्वाड और हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स ने इस काम को अपनाया है, तब से पारंपरिक कोठे वालियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि ये भी अपनी ताज़ा नस्लों को पारंपरिक शैली से बाहर निकालकर डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रही है। लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही, क्योंकि ना तो इनके पास उतनी सुविधाएं हैं और ना ही पैसा। तो किसी भी हाल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना इनकी एक मजबूरी है। कई औरतों से बात करने के बाद मेरी मुलाकात 25-26 साल की लड़की से हुई। वो अपनी एक छोटी सी कोठी के बाहर तैयार होकर बैठी थी। हमने उससे बात करना शुरू किया। उसने बड़े ही चहकते हुए अंदाज में अपना नाम बताया और हमसे भी दो चार सवाल पूछ डाले, मसलन ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता था कि वो खुशी थी। हाँ हाँ, सही सुना आपने, वो खुश थी। पर ऐसी नर्क जैसी जगह पर कोई कैसे खुश हो सकता है? लेकिन उसने हमारी सोच को झुठला दिया। उसके बारे में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैं उसकी कहानी जानना चाहती थी। उसने भी बिना हिचके बताना शुरू किया। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मेरे गांव में हमारे एक पड़ोसी थे। उनकी बेटी मेरी अच्छी सहेली थी। हम दोनों बहुत समय साथ में रहते थे। एक बार उनके यहाँ उनके एक रिश्तेदार आए, जिनके लड़के से मेरे को प्यार हो गया। हम दोनों के परिवार वाले तो मानने वाले नहीं थे, इसलिए वो मेरे को लेकर भाग गया। यहाँ उसके पहचान वाले कुछ लोग थे, उधर हम लोग कुछ दिन रहे। उसने और मैंने काम तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कुछ दिन में जो घर से पैसे वगैरह लाए थे वो सब खत्म हो गए। तब मुश्किल होने लगी, हम दोनों में झगड़े भी होने लगे और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मारने भी लगा। उसके इधर जो जानने वाले थे, उन्होंने उसको इस धंधे के बारे में सुझाव दिया और बोला कि अगर मैं मान जाऊं तो वो ग्राहक पटाकर लाएंगे, लेकिन बदले में उनको भी कमीशन चाहिएगा। मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को बहुत समझाया और कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना हमें सुसाइड करना पड़ेगा या फिर घर वापस जाना होगा। उसने कहा कि उससे मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो हमेशा मेरा साथ निभाएगा अगर मैं इस मुश्किल से उसको बाहर निकालती हूँ तो मैंने बहुत सोचा और मेरे को लगा कि ये भी मेरे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं घर वापस जा नहीं सकती थी और मरना मुझे मंजूर नहीं था। जीने के लिए घर से भागी थी, अब मर क्यों जाऊँ। तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है, यही सही, ऐसे ही जिएंगे। मेरे बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने मेरे लिए कस्टमर लाना शुरू कर दिया। हर रोज़ एक कस्टमर लाया जाता और उस एक दिन का खर्च निकल जाता। ऐसे कुछ दिन चला, लेकिन कुछ पैसे जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि रोज़ का खाना पीना और कमीशन वगैरह का पैसा निकाल कर कुछ बचता ही नहीं था। तब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास एक नया ऑफर लेकर आया कि वो मुझे एक कोठी पर बेचेगा।
वहाँ से बदले में एक मोटी रकम लेकर उससे अपना काम शुरू करेगा। फिर कुछ दिन में वापस मुझे वहाँ से खरीद कर ले जाएगा। मैंने ये बात भी मान ली। वो मुझे यहाँ छोड़कर पैसे लेकर चला गया। तब से मैं यहाँ हूँ। कुछ दिन तक वो कभी कभी मिलने आता था, फिर उसने आना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसका एक दोस्त आया और बताया कि अभी वो दूसरी लड़की के साथ सेट हो गया है और तेरे को भूल गया है, तो अभी तू इधर ही रहने वाली है। पहले तो मेरे को दुख हुआ, मैं बहुत रोई, लेकिन उधर कोई किसी के आंसू नहीं पहुंचता, क्योंकि सभी तो रोते हैं यहाँ। बहुत दिन सदमे में रहने के बाद मैंने सोचा कि दुखी होकर क्या करूँगी, अपने को जिंदा रखना है तो अब यही मेरी किस्मत सही, कोई क्या कर सकता है। सब समझदार लोग बोलते हैं कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। फिर मैंने सोचा भगवान सबके बारे में तय करता है, तो शायद उसने मुझे इधर खुशी बांटने के लिए भेजा है, तो मैं इधर लोगों को खुशियाँ बांटने का काम करती हूँ। मेरे कस्टमर लोग आते हैं इधर दुखी होकर, वो मेरे साथ टाइम बिताकर खुश होकर जाते हैं। दुनिया बोलती है धंधा करती है, हाँ तो करती हूँ धंधा, लेकिन खुशी बांटने का धंधा जो हर किसी के बस की बात नहीं है। दुखी तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन खुश करना आसान नहीं होता। और मेरे को तो उस ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना है, तो मैं जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ और दूसरों को खुश। उस दिन लड़की के आत्मविश्वास और ज़िंदगी और हालात के प्रति नज़रिया वाकई सोचने पर मजबूर कर गया कि ऐसी जगह रहकर और इतना सब सहकर भी कोई इतनी मजबूती से कैसे खड़ा रह सकता है। यकीन मानिए उसकी जगह अगर कोई और होता तो कब का ज़िंदगी ख़त्म कर लेता। मैं उसके जज्बे, हिम्मत और सोच को सलाम करता हूँ और साथ ही ये जानना चाहता हूँ कि आजकल हम जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें इस तरह की महिलाओं की गिनती कहाँ है, वो गिनती है भी या नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर तो इन औरतों को समाज है हिस्सा ही नहीं मानते हैं।